हेगल ने यही काम किया। हेगल ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें होल, जिसको एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट माइंड को इतना कठोर बना कर रख दिया कि एब्सोल्यूट माइंड से बाहर कोई चीज़ रहेगी नहीं। अगर वो चली जाएगी एब्सोल्यूट माइंड से बाहर तो नष्ट हो जाएगी अपने आप। अब जितने फिलोसफर अब तक रहे हैं उनमें सबसे बड़ी वजह से हमने देखा था कि भाई एनसाइक्लोपीडिया बड़ी ज़बरदस्त है, सारे फिलोसफी की बनाई है। तो जितने फिलोसफर अब तक वेस्ट में हुए हैं उनमें मोस्ट कॉन्फिडेंस, ऐसा आदमी जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिखता है, एवर बोर्न इन यूरोप। जितने भी लोग पैदा हुए हैं आज तक फिलोसफर, उसमें इतना कॉन्फिडेंस के साथ लिखने वाला कि जो कुछ भी लिख रहा है, हालांकि उसने हेगल ने अपने बारे में अपनी प्रशंसा में कुछ नहीं लिखा, लेकिन उसके सारे साहित्य को पढ़ के, उसकी फिलॉसफी को पढ़ के लगता है कि जितना कॉन्फिडेंस हेगल के अंदर रहा है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ रैशनल लिख रहा हूँ, रीज़न लिख रहा हूँ। और हेगल का जो रीज़न है, तर्क बुद्धि, जैसे शोपेनहावर ने कहा कि उसका लॉजिक बड़ा विस्तृत है और बड़ा इतना डिटेल्ड है कि मैं पूरा आज तक भी कंप्लीट नहीं कर पाया उसको। तो हेगल का जो रीज़न है, हेगल ने रीज़न का जो इस्तेमाल किया है तो ऐसा किया है कि एक एक यूनिवर्स का सारे का रहस्य खोल के रख दिया उसने। यहाँ तक कर दिया उसने कि इवन गॉड को भी परमिट नहीं किया उसने, हेगल ने गॉड को भी आज्ञा नहीं दी कि अपनी कोई सीक्रेट हेगल के रीज़न से छुपा कर रख सके। गॉड अपनी कोई मिस्ट्री ऐसी नहीं जो हेगल के रीज़न ने जिसको खोल ना दिया हो। तो हेगल, जैसे मैंने कहा, कि बड़ा कॉन्फिडेंट लिखने वाला है, विश्वास के साथ लिखता है और इस तरह लिखता है सारा का सारा। तो इसलिए कई बार ये हो जाता है कि हेगल को भी समझने में लोगों को बहुत टाइम लगाना पड़ता है, एक एक चीज़ को बड़ी गहराई से समझना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करने के लिए हमने पहले बात की थी उस दिन कि हेगल बहुत विस्तृत है, 6 वॉल्यूम में अपनी उसने फिलॉसफी लिखी। उसमें समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि वो फिलॉसफी में नहीं आते। वो भी हमने उस दिन बात कर ली थी, कल परसों बात कर ली थी कि जैसे हिस्ट्री का फील्ड है तो फादर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री हेगल है। सबसे पहले उन्होंने दुनिया के अंदर अगर हिस्ट्री की फ़िलॉसफी कोई लिखी कि फ़िलॉसफी की भी हिस्ट्री होती है, फिलॉसफी में केवल यानी हिस्ट्री में केवल इतना काम नहीं होता कि हमने कौन सा राजा किस समय आया, कौन सा राजा किस समय बैठ के चला गया, बल्कि सारी हिस्ट्री में ये आ जाता है कि ये जो हिस्ट्री में जो काम उस राजा ने किया वो उस समय उसका क्या प्रभाव पड़ा और बाद में वो कैसे ह्यूमन हिस्ट्री में अच्छा काम किया या ख़राब काम किया। यानी हिस्ट्री का इवेल्युएशन जब करते हैं हम, तो उस इवेल्युएशन में जब रीज़न का इस्तेमाल करते हैं तो हेगल ने उस काम को किया, तो उसको हम इसलिए हिस्ट्री वालों के लिए छोड़ देते हैं कि फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री वही पढ़ा है। और जिन्होंने फ़िलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पढ़ाई है उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर हिस्ट्री तो कभी लिखी नहीं गई, इंडिया के अंदर हिस्टीरियोग्राफी लिखी गई है, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री। और जब थ्योरी लिखते हैं तो उसमें हमारा आइडियोलॉजी आ जाती है। तो इंडिया में जिन्होंने भी हिस्ट्री लिखी है वो आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। आजकल जो हिस्ट्री लिखी गई वो 2 आदमियों के हिसाब से लिखी गई। एक तो उनके हिसाब से लिखी गई जो मैक्स मुलर को अपॉइंट किया था कि तुम किसी न किसी तरह से ये जो इंडिया की संस्कृति है, मैं कॉलेज में ख़ास तौर से किया था, इंडिया को हमने पॉलिटिकली तो जीत लिया है लेकिन हम इंडिया को कल्चरली नहीं जीत सके हैं। और जब तक हम इंडिया को कल्चरली नहीं जीतेंगे हम यहाँ स्थायी रूप से इंडिया में राज नहीं कर सकते।
तो लोगों ने पूछा क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि संस्कृत की कमर तोड़ दो। संस्कृत पर सारी इनकी संस्कृति खड़ी है। तो वहाँ मैक्स मुलर को लाया गया। मैक्स मुलर ने थोड़े दिनों संस्कृत पढ़ी, अपने आप को स्कॉलर घोषित कर दिया, और फिर हिस्ट्री को उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी हिस्ट्री वेद से लेकर के अब तक के उस पॉइंट से लिखी। तो यहाँ हिस्ट्री जो लिखी गई है, अगर हेगल के हिसाब से लिखी जाती तो प्योर रीजन से लिखी जाती, और प्योर रीजन जब नहीं आया तो उसमें क्या आ गया, आइडियोलॉजी आ गई, हिस्ट्रियोग्राफी हो गई। और दूसरी आइडियोलॉजी जो प्रगतिवादियों ने लिखी हिस्ट्री, हम तो उसको ये कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल डिस्टॉर्ट ही कर दी हिस्ट्री। हेगल अगर जिंदा होते तो हेगल कहते इसमें रीजन तो है ही नहीं, इसमें सारी आइडियोलॉजी भर दी है आपने। एक भी लाइन, एक भी शब्द जो है वो प्रोग्रेसवादी जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने, प्रोग्रेसिव लोगों ने जो हिस्ट्री लिखी है, उस हिस्ट्री में कहीं रीज़न नहीं है। तो हेगल तो फादर ऑफ हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल फिलॉसफी है। अब हेगल के हिसाब से हिस्ट्री लिखो तो हिस्ट्री कैसे लिखोगे, बिल्कुल प्योर रीज़न, उसमें कहीं आइडियोलॉजी पॉलिटिकल नहीं आनी चाहिए तरह से भी। तो खैर हेगल जो है, उन्होंने जो लिखा है, मैंने इसीलिए ये कहा कि हेगल हिस्ट्री को कैसा चाहते थे। हेगल ने जो सारा लिखा वो बहुत, क्योंकि हिस्ट्री बड़ी पवित्र चीज़ है हेगल के हिसाब से। तो इसको इसलिए हम फिलॉसफी हिस्ट्री को अलग रखेंगे अपने आप से। इसी तरह से हेगल ने बहुत बड़ी किताब लिखी है, उसका नाम है फिलॉसफी ऑफ राइट। फिलॉसफी ऑफ राइट में स्टेट का सारा काम है। स्टेट ही गॉड मार्चिंग ऑन अर्थ है। भगवान जब पृथ्वी पर आता है तो हमारे यहाँ तो ये माना गया है कि भगवान अवतारों के रूप में आता है, और वो अवतार आकर के, लेकिन हेगल जो है अवतार के रूप में नहीं मानते। भगवान किसी पुरुष के रूप में नहीं आ सकता, भगवान एक कलेक्टिविटी के रूप में आता है। भगवान होल है, और जब वो कलेक्टिविटी के रूप में आता है तो हिस्ट्री के रूप में, उसके स्टेट के रूप में आता है। इसके लिए उन्होंने, हमारे यहाँ भी वैसे तो कहा गया है, चाणक्य ने कहा था वही बात, ऑनर द स्टेट द रूट ऑफ लॉ एंड विल, अर्थ धर्मार्थ फलाय राज्याय नमः। धर्म और अर्थ का जो फल देने वाला है वो राज्य है। तो हम पहले राज्य को नमस्कार करते हैं, ये हमारे यहाँ भी। लेकिन राज्य को भगवान नहीं माना था चाणक्य ने, ये तो कह दिया था कि धर्म और अर्थ का फल देने वाला राज्य है, इसलिए पहले राज्य को। लेकिन हेगल कहते हैं कि ये भगवान का ही रूप है। और हेगल की इस थ्योरी ने एक नई चीज़ दुनिया के अंदर पैदा कर दी, कट्टर, बहुत ही कट्टर नेशनलिज्म, जिसका जो प्रभाव है वो 2 महायुद्ध दुनिया के अंदर हुए। तो कट्टर ने देशभक्ति को कहा स्टेट की, एलिजियंस टू स्टेट इज एलिजियंस टू गॉड। राज्य को जो, अपने देश को जो एलिजियंस, देशभक्ति ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। ये कंसेप्ट भी इनके राइट की फिलॉसफी में से निकल के आया। तो उस राइट की फ़िलॉसफी को भी हम इसलिए छोड़ देते हैं। वैसे तो राइट की फ़िलॉसफी से, ये भी हम परसों बात कर रहे थे कि फ़िलॉसफी ऑफ राइट जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि कार्ल मार्क्स जो थे वो कोई अपनी किताब नहीं लिखते थे। वो जब अपने गुरु की किताब पढ़ते थे फ़िलॉसफी ऑफ राइट, तो मार्जिनल नोट लिखते थे। एक हाशिया होता है किताब में, थोड़ी तरफ खुली जगह होती है, वो वहाँ नोट लिख देते थे, ये गुड है, ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करना है, इसको इसमें यूँ एक्सप्लेन करना है। तो सारा मार्क्स का जो साहित्य बना, फिलॉसफी, उसका नाम है फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की जनरल थ्योरी तो बहुत हैं, लेकिन फिलोसफिकल थ्योरी उसी में है। और वो फिलोसफिकल थ्योरी कहाँ से निकली है? वो हेगल की फिलोसफी ऑफ राइट पर उनके नोट्स हैं सारे के सारे। तो फिलोसफी ऑफ राइट को भी हम इसलिए छोड़ देते हैं कि वो सीधी बिल्कुल पॉलिटिक्स से सारी चली जाती है। सिविक राइट कौन से हैं, नेचुरल राइट कौन से हैं, और देश क्या है, देश का स्वरूप क्या है,
तो इसलिए हेगल को हम पूरा का पूरा पढ़ नहीं सकते, हालांकि है सब ब्रह्म का ही रूप। हेगल अध्यात्मवादी हैं तो सब ब्रह्म के ही रूप हैं, ये हिस्ट्री भी है, लेकिन चूंकि फील्ड अलग हो जाता है तो इसलिए हम उस फील्ड को छोड़ करके चलते हैं।